हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, बारी बारी से उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास समास किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है, या संक्षेपीकरण। ठीक है, ये होता है हमारा समास का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं हम कि अब समास की परिभाषा देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम परिभाषा। समाज की परिभाषा क्या होती है? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द बने हुए सार्थक शब्द ठीक है, बने हुए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? को हम समास कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। अब इसके बाद इसी में एक आता है कि हम सामासिक या समस्त पद किसे कहते हैं। चलिए उनको भी हम जान लेते हैं। तो दो पदों से जुड़कर बना हुआ नया पद क्या कहलाता है? सामासिक या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम। दो पदों से जुड़कर बना हुआ नया पद क्या कहलाता है? हमारा समासिक शब्द या समासिक पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। सामासिक शब्द या तो इसको समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब इसी में एक देता है कि समस्त पद का प्रथम पद, जो समस्त पद का प्रथम पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम। तो समस्त पद का प्रथम पद, पूर्व पद, तथा दूसरा पद क्या कहलाता है? हमारा उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, चलिए और फिर फिर उसके बाद इस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका हम समास विग्रह कहेंगे। ठीक है, तो समस्त पद का विग्रह क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह कहलाता है।
समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए हम इसको इधर लिख लेते हैं, कहलाता है। तो ये तो हो गया समास का परिभाषा और उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखें। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समास के भेद। ठीक है, तो समास के कौन कौन से भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? तो पहला होता है अव्ययी भाव समास। पहला होता है अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा होता है हमारा तीसरा हम नंबर डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा होता है तत्पुरुष समास। हमारा दूसरा होता है तत्पुरुष समास। और तीसरा होता है हमारा द्वंद्व समास। और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये होता है हमारा समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास। अब चलिए इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम पहले एक देख लेते हैं कि कोई पूछे तो तत्पुरुष समास का कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, और इसी के उपभेद पूछे कि उपभेद कितने होते हैं तत्पुरुष समास के? तो तत्पुरुष समास के उपभेद 2 होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे पढ़ेंगे। जब तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं हम। पहला अपना अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि अव्ययी भाव समास हम किसे कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान जिस समास का पूर्व पद प्रधान जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो एवं समास बनने पर समस्त पद एवं समास बनने पर समस्त पद भी अव्यय हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो एवं समास बनने पर समस्त पद भी अव्यय हो जाए तो वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कि यथा समय, यथा यथा समय, तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, समय के अनुसार, समय के अनुसार। ठीक है, ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। फिर इसके बाद आता एक और लिखते हैं हम, भरपेट, भरपेट। ठीक है, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पेट भर कर, पेट भर कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर क्या है हमारा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, और पूछे कि कितने उपभेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, तो वो हम लिखेंगे। तो वो होते हैं 2। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 2, तो पहला होता है हमारा, पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है हमारा कर्मधारय, कर्मधारय समास। और दूसरा होता है द्विगु समास। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों तत्पुरुष समास के ही उपभेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए तत्पुरुष समास के हम भेद के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसके उपभेद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। तो तत्पुरुष समास का पहले परिभाषा हम देख लेते हैं। तो यहीं लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम परिभाषा, तत्पुरुष समास की परिभाषा हम लिखते हैं। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान हो तथा समास बनाने पर दोनों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाए तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम इसको। तो जिस इस समास का पूर्व पद गौण, नीचे लिख देते हैं पूर्व पद गौण गौण एवं उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा समास बनाने पर दोनों के बीच की विभक्ति का लोप हो, दोनों के बीच की विभक्ति का लोप हो,
लोप हो जाए तो वहाँ हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। तो जिस समास का पूर्व पद गौड़ एवं उत्तर पद प्रधान हो तथा समास बनाने पर दोनों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाए तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। चलिए हम इसको फिर उसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं और उनको पढ़ते हैं हम बारी बारी से। तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है। तो हम पहला देखते हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। ठीक है। इसी को हम कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष। तो ऐसे समासिक पदों के बीच में कोचिन का लोप होता है। ठीक है। ऐसे सामासिक पदों के बीच में क्या होता है? को चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हम देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा कि पॉकेट मार। ठीक है। पॉकेट मार। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें को आया है ना, तो ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास का, अगर हम इसको कहेंगे तत्पुरुष समास का ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। जैसे सिर तोड़। हमने लिखा सिर तोड़। सिर तोड़। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो इसका होगा सिर को तोड़ने वाला। सिर को तोड़ने वाला। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 2 नंबर। 2 नंबर क्या है हमारा? तो 2 नंबर है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। इसको क्या कहते हैं? इसको हम तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। तृतीय तत्पुरुष। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो करण तत्पुरुष ऐसे सामासिक पदों के बीच में से या के द्वारा का लोप होता है। ठीक है। करण तत्पुरुष में से या द्वारा का लोप होता है। ठीक है। तो ऐसे सामासिक पदों के बीच में क्या होता है? से या द्वारा का लोप होता है। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखा कि
हस्तलिखित, हस्तलिखित, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित। ठीक है, तो इसमें क्या है? द्वारा, तो ये क्या हुआ? ये करण तत्पुरुष। चलिए एक और लिखते हैं हम। जैसे हमने लिखा धर्म भीरु, धर्म भीरु। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? धर्म से भीरु, धर्म से भीरु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करण तत्पुरुष। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, तो इसको हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका क्या होता है कि ऐसे समासिक पदों के बीच में के लिए चिन्ह का लोप होता है। इसका होता है ऐसे ऐसे सामासिक पदों के बीच में क्या होता है? के बीच में के लिए चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे हम लिखे हैं कि किताब घर, हमने लिखा किताब घर। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? किताब के लिए घर। ठीक है, तो यहाँ क्या है? के लिए का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे एक और लिखते हैं हम देवालय। देवालय, देवालय, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देव के लिए आलय, देव के लिए आलय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे भी होगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला देखेंगे हम 4 नंबर। अगला कौन सा है? अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। तो ऐसे समासिक पदों के बीच में से चिन्ह, ठीक है, जो से चिन्ह है उसका लोप होता है। जहाँ से का क्या अर्थ होता है? अलग होने के अर्थ में। ठीक है, से का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। तो चलिए इसको लिखते हैं हम ऐसे सामासिक, ऐसे सामासिक पदों, ऐसे सामासिक पदों के बीच में क्या होता है? से चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, क्या होता है? से चिन्ह। जहाँ से का अर्थ क्या होता है? से का अर्थ होता है अलग
होने की स्थिति में या अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, चलिए जैसे हम देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा कि ऋण मुक्त,